नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए डॉक्टर सुश्री शरद सिंह की लिखी हुई कहानी प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। डॉक्टर शरद सिंह आधुनिक हिंदी लेखन में एक स्थापित और प्रतिष्ठित नाम है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उसकी उम्र यही कोई 18-19 साल की रही होगी। अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंस रही थी, खिलखिला रही थी, एकदम मस्त मौला जीव दिख रही थी। हाथ हिलाकर बात करना और बीच बीच में अपनी कुर्सी से उठ पड़ना मेरे सहित वहाँ मौजूद सभी का ध्यान खींच रहा था। इसका अनुभव मुझे तब हुआ जब मेरे पास वाली मेज पर बैठी महिला ने कोढ़कर कहा, ओवर स्मार्ट बन रही है। सही है, आजकल के बच्चों को होश ही नहीं रहता है कि उनके आसपास भी कोई मौजूद है या फिर वे किसी पब्लिक प्लेस में हैं। उस महिला के साथ वाली महिला ने टिप्पणी की, वे दोनों परस्पर रिश्तेदार थीं या वे भी सहेलियां थीं, पता नहीं। अनुमान लगाना कठिन था। पल भर को मेरा ध्यान उस लड़की से भटक कर उन महिलाओं पर अटक गया। दोनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि उनका बहुत सारा समय ब्यूटी पार्लर में व्यतीत होता होगा। दोनों ने चाइनीज़ फूड मंगा रखा था और दोनों ही कांटे के सहारे बड़े सलीके से उसे खा रही थीं। विशेषण युक्त मुहावरे में कहूँ तो इन फुल एटिकेट। वे अपना ये सलीका किसे दिखा रही थीं? शायद परस्पर एक दूसरे को। अन्यथा वहाँ मौजूद सबका ध्यान उन लड़कियों की ओर था जिनके लिए दो युवा लड़कों ने वहाँ से जाते जाते टिप्पणी की थी, ये तितलियाँ। एक जोरदार उन्मुक्त हंसी का स्वर गूंजा और मेरा ध्यान एक बार फिर उन तितलियों यानी उन लड़कियों की ओर चला गया। कितनी खुश, कितनी उन्मुक्त, कितनी जीवंत, ऊर्जा से भरपूर। मेरे भीतर से एक आवाज़ उठी कि तुम भी इस दौर से गुजरी हो, और मैंने अपने भीतर की आवाज़ को स्वीकार कर लिया। स्कूल के दिनों में तो नहीं, लेकिन कॉलेज के दिनों में मैं भी इन्हीं लड़कियों की तरह चंचल हुआ करती थी। यद्यपि अब और तब में बहुत अंतर था। मेरे छोटे से शहर के छोटे से कॉलेज में एक अदद कैंटीन हुआ करती थी जहाँ लड़कों का जमावड़ा रहता था। हम लड़कियों के लिए वहाँ जाना प्रतिबंधित था। मज़े की बात ये कि ये प्रतिबंध न तो कॉलेज प्रशासन ने लगाया था और न ही किसी व्यक्ति ने। ये प्रतिबंध अपनी परंपरागत कस्बाई मानसिकता के चलते स्वयं लड़कियों ने लगा रखा था। मैं शुरू से को एजुकेशन में पढ़ी थी, इसलिए लड़के मेरे लिए अजूबा नहीं थे। मुझे कुछ अजूबा लगता था तो लड़कियों की ऐसी अनावश्यक झिझक। अरे अगर हम लड़कियां कैंटीन में पहुंच जाती तो लड़के हमें खा थोड़े ही जाते। हाँ, एक खूबसूरत डिप्लोमेसी ज़रूर चलती थी मेरे साथ की लड़कियों की। उनमें से कुछ ऐसी थीं जिनकी कनखियाँ और संकेत अपने पसंद के लड़कों की ओर सक्रिय रहते थे। हम लोगों का 5 लड़कियों का अघोषित ग्रुप था। मुझे छोड़कर 2 लड़कियों के चोरी छिपे वाले बॉयफ्रेंड थे और बाकी 2 के उजागर बॉयफ्रेंड। मेरा कोई इस तरह का बॉयफ्रेंड नहीं था। जिस लड़के से मुझे कोई बात करनी होती तो मैं सीधे सीधे कर लेती, कोई दुराव छिपाव नहीं। जबकि उजागर वाली लड़कियां बारी बारी से अपने मित्रों से कैंटीन से हम सभी के लिए चाय मंगवा लिया करती थीं। एक संकेत प्रस्थानित होता और 5 मिनट में कैंटीन वाला छोकरा हाथ में चाय के गिलासों का झाला पकड़े हुए आ खड़ा होता और इशारा करते हुए कहता, भैया ने भिजवाई है चाय। छोकरे से चाय का गिलास लेने के बाद वे लड़कियां आपस में एक दूसरे को छेड़ती कि भैया ने या सैया ने, और जिसके सैया ने चाय भिजवाई होती वो इतरा कर कैंटीन के बाहर अपनी मित्र मंडली के साथ खड़े अपने सैया की ओर देखकर मुस्कान फेंकती। वो सैया छात्र भी झेपता, मुस्कुराता और तनकर खड़ा हो जाता। ये सब देखना मुझे विचित्र अनुभूति से भर देता। मैं लड़कों से सहज रूप से बात करने की आदी थी। मैंने अपने बचपन में भी अपनी कॉलोनी के लड़कों के साथ गिल्ली डंडा और कंचे खेले थे। मात्र 2 वर्ष छोड़ दिया जाए तो कच्ची पहली से मेरी कॉलेज में प्रथम वर्ष में पहुंचने तक सहशिक्षा में ही पढ़ाई हुई थी। वहीं मेरे साथ ही उन 4 लड़कियों की पूरी शिक्षा बालिका विद्यालय में हुई थी। अतः उन्हें वास्तविक प्रतिबंधित क्षेत्र में चोरी छिपे प्रवेश का सुखद अनुभव हो रहा था और वे इस अनुभव को लेने में कोताही भी नहीं बरतती थीं। उनमें से 2 के तो बड़े सपने भी नहीं थे। वे आगे चलकर शादी कर अपना घर संसार बसाने की अदम्य अभिलाषा रखती थीं। कैरियर जैसी बात उनके लिए बेमानी थी। समय एक छलांग में कितने परिवर्तन नाप लेता है, ये सोचना 52 अवतार की पौराणिक कथा के बारे में सोचने के समान है। बौना रूप धरकर 3 पग में 3 लोक नापने जैसा।
पहले टीवी, फिर कंप्यूटर, फिर आबाद इंटरनेट। दुनिया चंद सालों में ही बदल गई। जो विषय चर्चा में भी निषिद्ध थे, मोबाइल के आयताकार पर्दे पर सजीव देखे जा सकते हैं। मेरी पीढ़ी और वर्तमान युवा पीढ़ी में जैविक रूप से कोई अधिक दूरी नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से क्रांतिकारी दूरी है। आज मेरे सामने जो तितलियों जैसी लड़कियां खिलखिला रही थीं, उन्हें जीवन का दीर्घ अनुभव नहीं है, लेकिन वे सजग हैं अपने कैरियर को लेकर। मैं तो +2 करके अपनी आंटी के पास सिएटल चली जाऊंगी। यहाँ रहकर लाइफ स्पॉइल करने से क्या फ़ायदा, एक लड़की ने चहकते हुए कहा था। हाँ री, तू लकी है कि तेरी आंटी अब्रॉड में है, लेकिन देखना, मैं भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करके तेरे पास आ जाऊंगी, सबसे ज़्यादा चहकने वाली उस लड़की ने कहा था। उनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि कितने बड़े बड़े सपने हैं इनके पास, एकदम स्पष्ट और नपे तुले। शायद मेरे कल शाम का अनुभव इन्हें एक टैबू जैसा लगे। मेरे पुराने शहर से ये शहर बड़ा है। यहाँ परिवर्तन की लहर महानगरों के बराबर तो नहीं, लेकिन उसके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। आज नेटिंग, चैटिंग, बैटिंग आदि सब कुछ होता है यहाँ। ये लड़कियाँ दुस्साहसी हैं। ये दुनिया के जिन खतरों को जानती हैं, उनमें भी कूद पड़ने को तत्पर हैं। अगर ये मेरे कल शाम की दास्तान सुन लें तो मेरी प्रतिक्रिया पर और भी बड़ा वाला ठहाका मारकर हंस पड़ेंगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी। संबंधों को हल्के में लेना मुझे आता ही नहीं है। या तो मैं डूब कर नाता जोड़ती हूँ, अन्यथा बचकर निकल जाना पसंद करती हूँ। कल शाम मेरे लिए एक दुर्घटना के समान थी। मन के कोने कोने तक बहुत देर स्तब्धता छाई रही। ऊपर से भले ही मैंने मुस्कुराकर स्वयं को सहज बनाए रखने का प्रयास किया, किंतु अंदर से सहजता के सारे धागे चटक कर टूट गए थे। हुआ यूं कि मेरे एक परिचित, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, मेरे घर आए। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें होती रहीं। आजकल आपकी समाज सेवा कैसी चल रही है, उन्होंने पूछा था। ठीक है, बढ़िया। अब स्वयं को और व्यस्त रखने लगी हूँ ताकि मन लगा रहे। खाली रहती हूँ तो घबराहट होने लगती है, मैंने बताया। हाँ, स्वयं को व्यस्त रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उन्होंने मेरी बात पर हामी भरी थी। आप अपना कोई NGO क्यों नहीं शुरू करती, उन्होंने पूछा था। क्या लाभ, मेरा लक्ष्य लोगों की मदद करना है, अब चाहे अपना NGO बनाकर करूं या दूसरों के साथ मिलकर, मैंने उत्तर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था। इस संक्षिप्त वार्तालाप के बाद वे अप्रत्याशित ढंग से बोल उठे। नित्या जी, मैं आपका आलिंगन करना चाहता हूँ। एक पल को तो मुझे समझ ही नहीं आया कि जो मैंने सुना है वो सही है या गलत। आज आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, इसीलिए मैं अपनी भावना प्रकट किए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे करीब आइए। उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना किसी बंदूक की गोली की तरह अगला वाक्य दाग दिया। ये संभव नहीं है, मैं आपको इस दृष्टि से नहीं देखती हूँ। मुझे दो टूक कहना ही पड़ा। इसके बाद वे तनिक संयत हुए। मेरे विचार से अब आपको जाना चाहिए, मैंने तनिक और कठोरता बरती। उन्होंने मेरी ना को ना ही माना और चले गए। किंतु हम स्त्रियों की छठी इंद्रिय सजग रहती है। मैंने भाप लिया कि उन्होंने ऊपरी तौर पर खुद पर काबू पाया है, आंतरिक नहीं। उनके जाने के बाद वे सारे प्रश्न मेरे मस्तिष्क से खेलने लगे, जो उसी समय मुझे उनसे पूछने चाहिए थे। लेकिन उस समय मैंने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा था। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि हमारा तो वर्षों पुराना परिचय है, लेकिन इससे पहले मैं कभी सुंदर नहीं लगी क्या? या फिर आज इसलिए सुंदर लग रही हूँ कि माँ के जाने के बाद नितांत अकेली रह गई हूँ और साथ की ललक इस एक वाक्य से मुझे पिघला देगी? उन्होंने न कभी पूछा कि कोई किसी तरह की आवश्यकता तो नहीं है, न मेरे दुख की घड़ी में मेरे आंसू पोंछने का समय निकाला। आज मेरे अकेलेपन में मैं उन्हें सुंदर दिखाई देने लगी। इतनी सुंदर कि आलिंगन योग्य। वाह, बहुत खूब। इस घटना ने रात भर मेरे मन को छीला। भोर भी अनमनी व्यतीत हुई। भोजन पकाने तक का मन नहीं हुआ। एक विरक्ति, एक विच्छिन्नता, एक व्याकुलता, मानो एक शीशा गिरकर टूट गया था और उसकी किरचें रह रहकर चुभ रही थीं। प्रेम को व्यक्त करना कितना कठिन होता है, जबकि वासना को व्यक्त करना सरल। एक जुमला उछाला और मान लिया कि काम बन जाएगा, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी दृष्टि में प्रबुद्ध श्रेणी का था। लेकिन संभवतः बुद्धि, प्रबुद्धि और चरित्र तीनों अलग अलग होते हैं। कल शाम से मैं यही मानने पर विवश हो गई हूँ। घर में मन नहीं लग रहा था। बैंक की पासबुक निकाली और उसकी एंट्री अपडेट कराने निकल पड़ी। घर से निकलने का एकदम फिसड्डी बहाना। खैर,
बैंक में जाकर ताज़ा एंट्री भी ले ली। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तभी अनुभव हुआ कि थोड़ी भूख लग रही है। मैं अकेली ही रेस्टोरेंट की ओर बढ़ ली। आमतौर पर मैं अकेली वहाँ बैठकर नहीं खाती हूँ। जब कभी आवश्यकता होती है तो पैक करवा कर घर ले आती हूँ और फिर घर में अपने सोफ़े पर पाँव पसार कर टीवी पर टकटकी लगाकर खाती हूँ। लेकिन उस समय मैं भीड़ में रहना चाह रही थी, अकेली तो बिल्कुल भी नहीं। बस इस तरह रेस्तरां में आ पहुंची और घंटे भर से कुछ ना कुछ चुगती हुई उन लड़कियों को देखती हुई बैठी हूँ। वो प्रश्न मेरे मन में फिर कुलबुलाया कि यदि मेरी जगह ये ब्राउनी तितली होती तो क्या करती। जी हाँ, वो जो उन लड़कियों में सबसे अधिक चुलबुली और उत्साही लड़की थी, उसने भूरे रंग का टॉप पहना हुआ था। इसीलिए मैंने उसका नाम ब्राउनी तितली रख दिया। यदि मैं ब्राउनी तितली को अपने पास बुलाकर अपने साथ घटी घटना के बारे में उससे बात करूं तो उस लड़की से चर्चा करने का विचार आना ही इस बात का सबूत था कि ख्याली घोड़ों के नथनों में कोई लगाम नहीं होती है। मैंने स्वयं को लानत भेजी, लेकिन मन था कि बार बार इसी एक प्रश्न पर आ ठहरता था। मेरी जगह यदि ब्राउनी तितली होती तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या ये सहज रह पाती या आलिंगनबद्ध हो जाती? कोई अप्रत्याशित तीखी प्रतिक्रिया से सामने वाले के होश उड़ा देती? ये 3 प्रश्न या 3 उत्तर वस्तुनिष्ठ की भांति थे, जिनमें से किसी एक पर टिक करना कठिन था। देखो मुझे अंकल ने क्या दिया। ब्राउनी के साथ वाली एक अन्य तितली अपने गले में पड़ी चेन दिखाती हुई बोली। हाउ ब्यूटीफुल, डायमंड है इसमें? एक ने पूछा। अरे नहीं, डायमंड पहनकर मुझे अपना गला कटवाना है क्या? जब मैं अपनी कार में चलने लगूंगी तब डायमंड पहनूंगी। स्कूटी में गोल्ड डायमंड ये सब सेफ थोड़े ही है, उसने बड़े सयानेपन से कहा। यस, शर्मा आंटी को देखो ना, वे मॉर्निंग वॉक पर गई थी कि किसी ने उनके गले से उनकी सोने की चेन खींच ली। चेन तो हल्की थी, बहुत कीमती नहीं थी, लेकिन चेन खींचे जाने से उनकी गर्दन पर गहरे स्क्रैचेस आ गए थे। ब्राउनी तितली ने कहा। मुझे वो बहुत समझदार लग रही थी। मुझे लग रहा था कि वो बहुत तेज़ी से दुनिया को समझती जा रही है, मगर मेरी जैसी परिस्थिति में आकर वो क्या करती? ढाक के 3 पात। मन घूम फिर कर उसी प्रश्न पर जा पहुंचा। माना कि युवा पीढ़ी के लिए दैहिक संबंध कोई टैबू नहीं है, लेकिन जहां इच्छा का कोई सिरा ही ना हो, वहां क्या आज का युवा कोई डील कर सकता है? डील? हाँ, ये एक व्यावसायिक शब्द है, लेकिन आजकल प्रेम संबंधों में भी ये समाहित हो गया है। इसे नया भाषा विन्यास कहें या संबंधों के प्रति लाभ हानि वाला दृष्टिकोण। जैसे पिछले दिनों मेरी एक साथी किसी पुरुष की चर्चा करती हुई कह रही थी कि वो तो बेहतरीन हस्बैंड मटेरियल है। जब हस्बैंड और वाइफ भी मटेरियल की दृष्टि से आंके जाएं तो फिर डील तो बहुत छोटा शब्द है इसके सामने। खैर, ये ब्राउनी तितली कैसे डील करती मेरे मसले को? तेरे अंकल भी गजब की चीज़ हैं, काश मेरे भी कोई ऐसे अंकल होते। आह सी भरती हुई एक तितली की आवाज़ मेरे कानों में टकराई और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सोच में डूब गई और ये तितलियाँ उस कथित डायमंड के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। अरे यार, वो मेरे अंकल हैं, उस चेन वाली लड़की ने खींचते हुए कहा। हाँ यार, छोड़ इसके अंकल को। तू ऐसा कर कि गिनी पिग सर के साथ डेट कर ले, कोई तो अच्छी गिफ्ट मिल ही जाएगी, ब्राउनी तितली ने खिलखिलाते हुए कहा। व्हाट रबिश, अगर गिनी पिग सर को पता चल गया तो वो तेरा फालूदा बना देंगे, चेन के लिए आहें भरने वाली लड़की ने कहा। हाय, बना ही देना, चेन वाली लड़की बोल उठी। तू सच्ची बहुत बेशरम है, चेन के लिए आहें भरने वाली लड़की ने हंसकर कहा। यार, लाइफ में गिफ्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इश्क इम्पॉर्टेंट है। मैं तो गिनी पिग सर की ओर देखूं भी ना, ऐसे हैंडसम लाखों पड़े हैं, ब्राउनी तितली ने कहा। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मगर एक कठिनाई ये थी कि मुझे वहाँ बैठे बहुत देर हो गई थी। अकेली बैठे बैठे और कितनी देर स्नैक्स चुकती। 3 कप कॉफ़ी भी पी चुकी थी। रेस्तरां वाला लड़का भी सोचता होगा कि कहाँ की भुक्कड़ आ बैठी है। यद्यपि उसका मालिक तो खुश ही होगा, क्योंकि मैं बैठी बैठी उसका बिल बढ़ा रही थी। दूसरी कठिनाई ये थी कि 3 कप कॉफ़ी और 1 गिलास पानी पी चुकने के बाद वॉशरूम की तलब सताने लगी थी, जबकि मैं उन तितलियों की बातों से चूकना नहीं चाहती थी और उठकर आने जाने के चक्कर में अपने प्रति उनका ध्यान भी नहीं खींचना चाहती थी। वे मेरी उपस्थिति से लगभग बेखबर थीं। यद्यपि मुझे पता नहीं था कि मेरी उपस्थिति का भान होने पर उनके वार्तालाप पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। तीसरी कठिनाई ये थी कि अब मुझे वहाँ बैठी रहना स्वतः ही अटपटा लगने लगा था।
मेरी बाजू वाली मेज की वे दोनों महिलाएं काफ़ी पहले जा चुकी थीं। उनके बाद उस मेज पर एक जोड़ा आया, वो भी अब जा चुका था। मैंने ब्राउनी तितली के गिफ्ट और इश्क के कथन को ही उसका सूत्र वाक्य मान लिया और बैरे को बिल लाने का संकेत कर दिया। बैरा तो मानो मेरे संकेत की ही प्रतीक्षा कर रहा था। 2 मिनट में बिल लेकर उपस्थित हो गया। मैंने बिल चुकाया और वहाँ से विदा होते समय एक गहरी दृष्टि उन तितलियों की ओर डाली। वे सब अपने आप में डूबी हुई थीं। स्पष्ट था कि उन्हें मेरे होने या जाने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। ये महसूस करके मुझे तसल्ली हुई। अब मेरा भी मन हल्का हो चुका था, मानो मैंने अपना उत्तर पा लिया था। मैं जान गई थी कि मेरी जगह अगर वो ब्राउनी तितली होती तो उसकी भी प्रतिक्रिया मेरी तरह होती। उन तितलियों के लिए दैहिक संबंध कोई गंभीर विषय भले ही ना हो, लेकिन विवशतापूर्ण संबंध और इच्छापूर्ण संबंध में अंतर करना उन्हें भी आता है। लेकिन वे मेरे बुद्धिजीवी परिचित भूल गए कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। मेरे मन की फांस अब एक कोने में सरक गई थी। वो निकल तो कभी सकती नहीं, लेकिन हर समय टीसेगी तो नहीं। यही बहुत है, क्योंकि जो कुछ भी वो था वो प्रेम तो कदापि नहीं था। प्रेम उथला नहीं, गहरा होता है, बहुत गहरा, 7 सागरों से भी गहरा। काश सब लोग ये समझ पाते। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शरद सिंह की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।